Hello everyone, very good evening to all of you. So here I am Ashishika Gupta, your UGC पेपर 2 फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स. सो स्टार्ट करते हैं. फिर जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये आपके सोशल मीडिया के चैनल्स हैं, ठीक है. इनको आप ज्वाइन करिए, कोई भी न्यू अपडेट होगी वो आपको इजीली मिल जाएगी, राइट. सो एक अच्छे से कोड के साथ क्लास को स्टार्ट करेंगे. दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन इनका साथ हमेशा भगवान देता है, याद रखना. कौन देता है? हमेशा ईश्वर, ठीक है. गॉड वो हमेशा आपको एक पाथ दिखाते हैं ना, एक रास्ता दिखाते हैं अच्छा, जिसपे चलकर आप एक अच्छा रास्ता, अपना एक अच्छी मंजिल, अच्छा एक गोल कह सकते हैं आप, वो सब क्या करते हैं? पूरा करते हैं, है ना. उसको क्या करते हैं? आप पूरा करते हैं. तो इसीलिए कहते हैं कि अपने आप जैसे हैं अच्छे हैं वैसे ही रहिए, है ना. अपने ऊपर ध्यान ध्यान दीजिए. वर्क करना है तो अपने ऊपर करिए, है ना. दूसरों के ऊपर बोलने से अच्छा पहले अपने आप को देखिए, देन आप दुनिया को आप सुधार सकते हैं ना. अदरवाइज जब आप खुद ही नहीं ठीक है तो फिर आप दूसरे को कैसे कह सकते हैं, है ना. आज पढ़ेंगे हम लोग करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है. किसकी? अंडर डेवलप्ड कंट्री के बारे में, ठीक है. जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है ना उसके बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है. एक अविकसित देश की विशेषताएं क्या होती है, मतलब देश हमारा जो अविकसित है, विकसित नहीं हो पाया है, उसकी कुछ विशेषताएं हम पढ़ेंगे, ठीक है. इस पिक से आप क्या समझ पा रहे हो? देखो इस पिक से आप क्या समझ पा रहे हैं? क्या समझ में आ रहा है? यहाँ यार आना दोस्ताना मत निभाओ, अभी पढ़ लो पहले. डांटती भी हूँ मैं, ठीक है. मैं उधर कुछ बात कर रही हूँ ना, इधर अब बात करना बंद कर. एक अविकसित देश की विशेषता. इस पिक में क्या समझ आ रहा है आपको? जल्दी बताओ मुझे. इस पिक से आपको क्या समझ आ रहा है? इसमें क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है? क्या इसमें पिक में समझ आ रहा है? जल्दी से बताओ. ये एवरीवन, इतना टाइम लगेगा तो फिर कैसे करोगे मेरे बच्चों? जल्दी से बताओ. एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट बोला आप लोगों ने. इस पिक से हमें ये समझ में आ रहा है कि कैसे लोग अपनी जीवन निर्वाह कैसे कर रहे हैं, कैसे लोग जो हम डेली यूज में अपना समाज जो भी आप कह सकते हो हम काम कर रहे हैं उसको कैसे, देखो किस किस हालात में ये लोग कर रहे हैं. तो इससे क्या समझ आता है कि जैसे हम लोग अच्छी जगह बैठे हैं, मेंटेनेंस कर रहे हैं, हमें सब कुछ सुविधाएं मिल रही हैं, इनको क्या मिल रही है? क्या नहीं मिल रही है. तो इसीलिए देश क्या है आज भी अविकसित है, क्योंकि कई जगह वॉशरूम तक के लिए ओपनली जाना होता है. तो इससे बड़ी बात क्या होगी, राइट. मीनिंग ऑफ द टर्म अंडर डेवलप्ड, ठीक है. अविकसित शब्द का उपयोग विभिन्न तरीकों से किया गया. अविकसित को अविकसित देशों के समानार्थक शब्द के रूप में उपयोग किया जाता है. ये दो शब्द आसानी से पहचाने जा सकते हैं. अविकसित देश वह है जिसके पास विकास की कोई संभावना नहीं है. दूसरी और एक अविकसित देश है जिसमें विकास की कोई संभावना ना हो. अंटार्कटिका, अटागी सारे कुछ हिस्से हो सकते हैं अविकसित कहा जाता है, जबकि भारत, पाकिस्तान, युगांडा, कोलंबिया, पनामा आदि इसमें आप कर सकते हैं सुधार. तो डिफरेंट क्राइटेरिया क्या है? उससे पहले मैं इंग्लिश में पढ़ के बता देती हूँ. द टर्म अंडर डेवलप्ड जो होता है हैज बीन यूज्ड इन वेराइटीज ऑफ वे, ठीक है. अंडर डेवलप एंड अंडर डेवलपमेंट, ठीक है. कंट्रीज ऑफन यूज इन सिनोनिमस, ठीक है. सिनोनिम्स होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं, वही वाली बात होगी. बट दीज टू टर्म्स आर इजीली डिस्टिंग्विशेबल हो जाती हैं अंडर डेवलप्ड कंट्री में. वन विच हैज नो पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है. एंड अंडर डेवलपमेंट कंट्री ऑन द अदर हैंड इज वन विच हैज नो पोटेंशियलिटीज जो होती है डेवलपमेंट की. और अंटार्कटिका, आर्कटिक जो पार्ट ऑफ सहारा में भी टर्म्स एज अंडर डेवलप्ड, ठीक है. जब इंडिया की बात करी जाती है तो पाकिस्तान, युगांडा, कोलंबिया, पनामा ये क्या है? कॉल्ड अंडर डेवलपमेंट कहलाएंगे और पुअर एंड बैकवर्ड कहलाएंगे. आल्सो यूजेस सिनोनिम्स किसका? अनडेवलप्ड, ठीक है, अंडर डेवलप्ड का. अब आ जाते हैं डिफरेंट क्राइटेरिया ऑफ अंडर डेवलपमेंट. डिफरेंट क्राइटेरिया बताओ अब हमें. इट इज रेदर कह सकते हो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है टू गिव अ प्रेसाइज क्राइटेरिया ना अंडर डेवलपमेंट करने के लिए. जो अंडर डेवलप कैन बी डिफाइंड इन मैनी वेज, मतलब कई सारे तरीकों में हम लोग कर सकते हैं. बस इंसिडेंस जो पॉवर्टी का होता है, इग्नोरेंस, डिजीज वगैरह,
ये क्या होता है? मॉल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेशनल इनकम एंड ये सब चीजें क्या है? गरीबी, अज्ञानता या बीमारी की घटनाओं से राष्ट्रीय आय के गलत वितरण द्वारा प्रशासनिक अक्षमता, सामाजिक अव्यवस्था के कारण ये होता है। तो इसलिए अल्प विकसित जो देश होता है वो सटीक मानदंड देना कठिन होता है। क्या होता है? सटीक मानदंड देना कठिन होता है। ठीक है। अल्प विकसित को आप कई तरीकों से परिभाषित कर सकते हैं। आप लोग अल्प विकास को कई तरीकों से कर सकते हैं, जैसे गरीबी, अज्ञानता। अब देखो अज्ञानता, जब इस इंसान के पास ज्ञान ही नहीं है, तो जब उसके पास ज्ञान नहीं है तो उसके पास सब कुछ है, तो क्या वो उस चीज को सही से कर पाएगा यूज? मुझे इतना बताओ। बताओ, बीमारी है मान लो उसके पास खाने को, अब जैसे आजकल आप देख रहे हो शुगर वगैरह हो जाता है लोगों को ना, ये सब चीज हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो लोग उसको यूज नहीं कर पा रहे। उसके पास बहुत पैसा है, बहुत सब चीजें हैं, और उसको शुगर है। क्या करेगा इंसान? क्या करेगा इंसान उसको? ठीक है, समझ आ रहा है? अभी देखो, लोग देख रहे हो आप कैसे, मतलब कपड़े वगैरह देख रहे हो कैसे, कितनी गंदगी है यहाँ पे। क्या क्या नाली का पानी है, क्या नहीं आ रहा होगा इसमें, ये बताइए आप। हर तरीके की चीजें आपको दिखाई देंगी, दिखाई दे रही है। हर तरीके की चीजें आपको दिखाई, कितनी गंदगी है। लोग मतलब अंदर रहने की बात छोड़ो, आप बाहर का ही एरिया देखो तो अंदर भी कितना ही गंदा होगा। तो ये सब चीजें क्या है? गरीबी, अज्ञानता, ये सब चीजें कैसे? पार्ट ऑफ अंडर डेवलपमेंट। क्या है? पार्ट है अंडर डेवलपमेंट, है ना। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पे। किस पे आ जाते हैं? थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन से ऐसा है, जो आप फर्स्ट क्राइटेरिया अंडर डेवलपमेंट इज रेशो, जो रेशो होता है पॉपुलेशन का टू लैंड एरिया, बट इज वेरी डिफिकल्ट टू असरटेन वेदर अ हाई और अ लो विल बी, जो सॉरी लो रेशो ऑफ पॉपुलेशन टू एरिया इन इंडिकेटर अंडर डेवलपमेंट। मतलब जो अल्प विकास हो जाता है उसका पहला मापदंड जनसंख्या भूमि क्षेत्र का अनुपात होता है। लेकिन यह बहुत है, ये पता लगाना मुश्किल है कि जनसंख्या का उच्च या निम्न अनुपात किसका संकेत है। समझ गए? ये डिफिकल्ट हो जाता है कि जनसंख्या का उच्च या निम्न अनुपात। तो अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में कई अविकसित देश हैं जहाँ खालिस्तान कम अनुपात को दर्शाता है। ठीक है। अनदर इंडिकेटर क्या है? Another indicator of underdevelopment is the ratio of industrial output to total output. It may also be explained as the ratio of industrial population to total population. According to this criterion, countries with a low ratio of industrial output to total output are considered underdevelopment. However, this ratio tends to increase with the increase in per capita income. वी विल एक्सप्लेन इट। मतलब जो अल्प विकास हो जाते हैं, मतलब जो देश होते हैं, जो कुल उत्पादन होता है ना, उसका औद्योगिक उत्पादन का एक अनुपात होता है। ठीक है। इसमें जो कुल जनसंख्या है, मतलब जितनी पॉपुलेशन है, वो औद्योगिक जो जनसंख्या का अनुपात को अगर देखा जाए तो उसके दोनों के रूप में इनको समझाया गया है। ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है इसका, जैसे कुल उत्पादन आप कर रहे हो, कुल जनसंख्या है, तब भी उनके पास ना दिमाग है, ना कुछ है, ना चीजें हैं, तो औद्योगिक उत्पादन जो कर रहे हैं वो कम अनुपात के साथ कर रहे हैं ना, तो अविकसित माना जाएगा इसको। उतना नहीं करे, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ वृद्धि होती है। ठीक है। अब जैसे क्या बोला था? हाँ, द थर्ड क्राइटेरियन ऑफ अंडर डेवलपमेंट इज द लोअर रेशियो ऑफ कैपिटल टू पर हेड ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है। नर्से ने क्या बताया था, डिफाइन किया था, मतलब जो अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज होती है ना, वो दोज दैट कंपेयर्ड विद द एडवांस कंट्रीज आर अनइक्विपाइड हो जाती है विद द कैपिटल ऑफ आउट देयर पॉपुलेशन नेचुरल रिसोर्स। बट द डेथ होता है, जो कैपिटल इज नॉट अ सेटिस्फैक्टरी क्राइटेरियन ऑफ अंडर डेवलपमेंट। कुछ रीजंस की वजह से उसको नहीं संतोषजनक माना जाता है। ठीक है। अल्पविकसित का तीसरा मानदंड जनसंख्या के प्रति व्यक्ति पूंजी का निम्न अनुपात है। ठीक है। नुरसे ने अविकसित देशों को उन देशों के रूप में परिभाषित किया है जो उन्नत देशों की तुलना में है। उनकी आबादी और प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में पूंजी से लैस होता है, लेकिन पूंजी की कमी है। निम्नलिखित कारणों से अल्प विकास का एक संतोषजनक मानदंड नहीं होता है। ठीक है।
उनकी आबादी जो होती है वो प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में पूंजी से लेस है, मतलब जो भी उनकी जनसंख्या की बात हो रही है, जितनी भी जनसंख्या है, ठीक है। फोर्थ क्या है, अनदर क्राइटेरियन इंडिकेट करता है जो टुवर्ड्स पॉवर्टी के लिए, किसके लिए, पॉवर्टी के लिए, एज द मेन कॉज ऑफ अंडर डेवलपमेंट स्टिल defined an underdevelopment country as one characteristics of mass poverty which is chronic and not the result of some temporary misfortune and by obsolete method of production and social organization, which means that the poverty is not entirely due to poor natural resources and has could presumably जब इसको देखा जाता है तो lessened by method already proved in other countries में वो पहले ही प्रूव कर चुका है इन सब चीजों को, गरीबी के दुष्चक्र के नर्क से ने दिया था। इससे एक अन्य मानदंड जो होता है वो अल्प विकास के मुख्य कारण के कारण कुछ गरीबी को इंगित करता है, स्टेली परिभाषित करता है। तो एक अविकसित देश के रूप में बड़े पैमाने पर गरीबी की विशेषता है जो पुरानी है और इसका परिणाम नहीं है कुछ अस्थायी दुर्भाग्य और उत्पादन और सामाजिक संगठन के अप्रचलित तरीकों से, जिसका अर्थ है कि गरीबी पूरी तरीके से खराब प्राकृतिक संसाधनों के कारण नहीं होती है, ठीक है, और इसलिए संभवतः इसे कम किया जा सकता है, अन्य देशों के तरीके से पहले ही साबित हो चुके हैं। क्योंकि कई लोग नहीं मानते हैं कि भाई गरीबी का दुष्चक्र से हम लोग निकल सकते हैं, जिसके पीछे बहुत बड़ी बहस करी थी नर्कसे ने, है ना। हाँ, उसने बहुत ज्यादा बहस करी थी इन सब चीजों के ऊपर, उसने काफी चीजों को मतलब क्रिटिसाइज किया था, ठीक है। नर्कसे का जो गरीबी का दुष्चक्र था वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है एक तरीके से, और ये तो आता ही आता है कि नर्कसे ने क्या दिया, गरीबी का दुष्चक्र, ये तो आता ही आता है। मतलब मुझे तो लग रहा है क्वेश्चन कहीं ना कहीं दे ही देता है ये, ऐसा मुझे नहीं लगता कि किसी भी पेपर में जिसे देना छोड़ देता होगा, एक दो में छोड़ा होगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन छोड़ने वाला है भी नहीं, ये जरूर आता है। मेजर फॉलोइंग आते हैं उसके अंदर जरूर आता है। एक लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें ऐसी है ना कि जिनका श्योरिटी लगती है, बट इसका कुछ अलग ही हिसाब किताब हो गया ना, तो उसका तो ट्रस्ट करना एक अलग ही अपने आप में खूबी हो गई है हमारे लिए। एक सेकंड जरा इसे पढ़ो, मैं आप लोगों से जरा 2 मिनट में वार्तालाप करती हूँ, ठीक है। अब देखो फिफ्थ में क्या बोला गया है कि इस प्रकार जो अल्प विकास के देश होते हैं वो स्वीकार्य मानदंडों से एक कम प्रति व्यक्ति वास्तविक होता है, ठीक है। जो विकसित देश की तुलना में अविकसित देशों की आय संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसार राष्ट्र के विशेषज्ञ हम इसका उपयोग उन देशों के लिए करते हैं जिनमें प्रति व्यक्ति वास्तविक होता है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की तुलना में आय कम होता है, ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी यूरोप, ठीक है, इसकी तुलना बताया हुआ ये क्या क्या होता है। इंग्लिश में पढ़ देती हूँ, ठीक है। Thus, one of the most commonly acceptable criteria of underdevelopment is the low per capita real income, जो अंडर डेवलप कंट्री के साथ कंपेयर करता है विद द एडवांस कंट्रीज के साथ। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन एक्सपर्ट वी यूज इट द टर्म अंडर डेवलप्ड कंट्री टू मीन कंट्रीज इन विच पर कैपिटल रियल इनकम इज लो व्हेन कंपेयर्ड विद द पर कैपिटा रियल इनकम ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्टर्न यूरोप। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर डेवलपमेंट कंट्री के, जनरल पॉवर्टी, जो कि आप जनरल पॉवर्टी देखते हैं तो एन अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज पॉवर्टी रिडन होता है भाई, पॉवर्टी इज रिफ्लेक्टेड लो जीएनपी पर कैपिटल पे डालता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 19 ये इसमें 2000 के अंदर इतना वर्ल्ड पॉपुलेशन रहा था, इतने में लिविंग जो लो इनकम थी वो थी, और जीएनपी पर कैपिटा इतना था जो कि कम था इससे 25.5%, मिडिल क्लास इनकम थी, ठीक है। ये सब इसका अंदर आपका डाटा लिखा होता है। एक्सट्रीमली लो जीएनपी पर कैपिटा ऑफ लो इनकम इकोनॉमी रिफ्लेक्ट कर देती है एक दूसरे को ना, जीएनपी लो है तो लो भी आपकी इनकम होगी। तो सामान्य गरीबी जो उसका पहला वो है तात्पर्य क्या था बोलने का, सामान्य गरीबी, एक अविकसित देश गरीबी से ग्रस्त है, गरीबी प्रति व्यक्ति कम जीएनपी में परिलक्षित होती है, ठीक है। देख रहे हो कितनी ज्यादा गरीबी है हमारे देश में, यहाँ तक कि आप सोच रहे हो आपको फिर भी पानी तो मिल रहा है एटलीस्ट। मैं ये नहीं बोल रही चलो ठीक है कई बच्चों को आरओ का पानी नहीं मिलता होगा, कई हो गया नहीं फिल्टर होगा, ठीक है, पर आप लोगों को पानी तो मिल रहा है साफ, क्यों ऐसे कितने बच्चे, इन बच्चों को देखो पीने के, अगर इन्हें प्यास लग रही है तो ये क्या करेंगे, ये लोग वही पानी पिएंगे गंदा। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये वही पानी पी रहे हैं, देख रहे हो आप स्क्रीन पे।
ये वही गंदा पानी पी रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास ऑप्शंस नहीं है। इनको प्यास लगी तो वही पानी मिल रहा है सामने से, तो वो उसी को पिएंगे, उसी को अमृत समझकर, समझ रहे हो आप, वही पिएंगे। तो ये आप देख रहे हो गरीबी का कितना गंदा दुष्चक्र में हम लोग फंसे हुए हैं। घूम फिर कर जाए तो जाए कहाँ? बताओ, घूम फिर के जाए तो जाए कहाँ? कोई अपनी इस पे विशेष टिप्पणी देना चाहे या कोई मतलब किसी को कुछ अलग से नॉलेज और कुछ कुछ बोलना चाहे तो बोल सकता है कमेंट सेक्शन में, नो प्रॉब्लम। क्योंकि आपसे नए नए थॉट्स, नए नए आइडियाज पता चल रहे हैं, इट्स वेरी गुड। बताइए। बताइए। और कोई कुछ अलग से नहीं बोलना चाहोगे? ओके, ये तो चलो, ये तो आप अपने वो दे रहे हो। गवर्नमेंट को तो ऑल ओवर ध्यान देना चाहिए, देती ही कहाँ है ना, देती तो नहीं है। इसका जो घुमाऊ है वो क्यों है? इसका जो घूम रहा है, ये जो गरीबी का दुष्चक्र मैं बात कर रही हूँ, जो कि नक्शे ने दिया आपके, तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इसकी इनकम सबसे पहले कम है। इनकम कम होगी, इंसान के पास पैसा अगर कम आएगा तो उसके पास क्या होगा? उसके पास जोड़ने के लिए कुछ नहीं होगा, लो सेविंग हो जाएगी। फिर जब लो सेविंग्स होगी तो लो इन्वेस्टमेंट भी होगा। अब जब इन्वेस्टमेंट लो होगा तो कैपिटल क्या होगा? लो होगा, नहीं होगा? ऑफ कोर्स लो होगा। लो प्रोडक्टिविटी हो जाएगी। उसके बाद जब प्रोडक्टिविटी कम है तो फिर लो एम्प्लॉयमेंट भी हो जाएगा। तो ये सब क्या है? ये घुमा हुआ, ये कंटिन्यू 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 आपस में चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो इसी को बोलते हैं विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी गिवन बाय नक्शे। ओके, ये मॉडल है विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी का। लो इनकम, लो सेविंग, लो इन्वेस्टमेंट, लो पर कैपिटल। देखो मैं भी लिख के बता देती हूँ आप लोगों को, आप लोगों को याद रहेगा तो ज्यादा बढ़िया है। आपके लिए मैं मौका, एक भी मौका नहीं चाहूंगी, ठीक है? बेटा सेकेंड। हाँ जी, मैं क्या बताई थी? देखो कैसे फंसे होते हो आप लोग। लो इनकम, लो सेविंग, लो इन्वेस्टमेंट, लो पर कैपिटा, ठीक है? पहले लो इनकम की वजह से लो सेविंग हुई, फिर लो इन्वेस्टमेंट हुई, लो पर कैपिटल हो, उसकी वजह से क्या हो जाएगी? लो प्रोडक्टिविटी हो जाएगी। हमारे पास काम काज क्या करेंगे? हम कम करने लग जाएंगे। एम्प्लॉयमेंट, रोजगार क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये है आपका गरीबी का दुष्चक्र। ये है, ठीक है, गिवन बाय नक्शे। ओके, इसके बाद क्या बताई थी? एग्रीकल्चर द मेन ऑक्यूपेशन। एग्रीकल्चर क्या है? मेन ऑक्यूपेशन, ठीक है? मतलब कृषि मुख्य व्यवसाय। विकसित देशों में 2/3 अधिक लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, ठीक है? देख रहे हो? और उनके मुख्य व्यवसाय कृषि होते हैं। कृषि में शामिल लोगों की संख्या से 4 गुना अधिक लोग होते हैं। मतलब वहां पे अब चाहिए 4 लोग हैं, वहां पे 10 लोग। तो अविकसित देश जैसे उन्नत देशों में है, ठीक है, चीन, केन्या जैसे काम कम आय वाले देशों में, म्यांमार और वियतनाम में 71% जो प्रतिशत से अधिक आबादी कृषि में लगी हुई है। बताओ, 71% से ज्यादा, समझ रहे हो? जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और पश्चिम जर्मनी के लिए प्रतिशत 3-3 और 4-4 है। देख रहे हो? मतलब वहां पे इतनी लैंड है, अगर इतनी लैंड है, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग से ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे, वो भी बहुत बड़ी बात है। अब उसमें कितने लोग लगे पड़े हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वहां पे 10 लोग एक्स्ट्रा लगे हो, तो कैसे फिर क्या करोगे आप? 4 गुना अधिक लोग हैं वहां पे। काम, सैलरी थोड़ी ना सबको इतनी मिल जाएगी। क्यों मिलेगी? इतनी नहीं। तो ये सब क्या है? ये गरीबी का एक दुष्चक्र ही है। अभी देखो ये पिक से क्या समझ में आ रहा है? इसमें बच्चे कैसे खाना मांग रहे हैं, मतलब जो लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते होंगे फूड वगैरह का, ठीक है? देख रहे हो कैसे खाना मांग रहे हैं? इनको कितना नीड है एक फूड की। अगर ये नीड्स इनको फुलफिल कर दे गवर्नमेंट, तो इतना ही इनको परेशान होने की या इतना वरीड होने की जरूरत है नहीं, है ना?
तो यही तो सब चीजें जो स्ट्रेटेजी बनाती है, जो योजनाएं बनाती है सरकार, उसको फॉलो नहीं करती है ठीक से। प्रॉब्लम तो यही है विकसित देश की। प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम यही है सबसे बड़ी, अगर देखी जाए तो। तो दिस हैवी कंसंट्रेशन ऑन एग्रीकल्चर इज अ सिम्टम ऑफ पॉवर्टी। ये सिम्टम है पॉवर्टी का। इसका जो मेन ऑक्यूपेशन होता है वो अनप्रोडक्टिव होता है, और ये कैरिड कर लिया जाता है ओल्ड फैशन ऑब्सोल्यूट मेथड ऑफ प्रोडक्शन के। जो एवरेज लैंड होल्डिंग low as 1 to 3 hectares, which is usually support 10 to 15 people per hectare. As a result, the yield from land is preciously low and the peasant continue to live at a bare subsistence लेवल। कृषि पर ये भारी एकाग्रता गरीबी का एक लक्षण होता है। कृषि मुख्य व्यवसाय के रूप में ज्यादातर होता है, ठीक है, अनुत्पादक बोल सकते थे। ये उत्पादन के अप्रचलित और पुराने तरीकों के साथ एक पुराने फैशन में किया जाता है। वहीं औसत भूमि जोत 1 से 3 हेक्टेयर जितनी कम है, जो आमतौर पर प्रति हेक्टेयर 10 से 15 लोगों का समर्थन करती है। जैसा नतीजतन आप बोल सकते हैं भूमि से उपज अनिश्चित रूप से कम, और किसान नंगे निर्वाह पर रहना जारी रखते हैं, ठीक है। Such countries mainly specialize in the production of raw material and foodstuffs, yet some also specialize in non-agricultural primary production, ठीक है। मिनरल्स फॉर एग्जांपल श्रीलंका किसमें स्पेशलाइज है? कुछ देखो कंट्रीज होती है वो स्पेशलाइज है, मतलब कोई भी प्रोडक्ट बनाने में, है ना। तो जैसे श्रीलंका की बता रहे हैं चाय पत्ती, रबड़, कोकोनट प्रोडक्ट। मलेशिया रबड़, टिन एंड पाल्म ऑयल। इंडोनेशिया जो बनाती है रबड़ ऑयल, टिन। पाकिस्तान कॉटन बनाती है। बांग्लादेश जूट बनाती है। इंडिया टी बनाती है। ब्राजील कॉफी बनाती है। तो सच कंट्रीज मेनली स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल एंड फूड स्टफ, ठीक है। कुछ कंट्रीज की बात हो रही है, कुछ ऐसे देश मुख्य रूप से कच्चे माल और खाद्य पदार्थों के उत्पादन में विशेषज्ञ होते हैं, और फिर भी कुछ गैर कृषि प्राथमिक उत्पादन यानी खनिजों में विशेषज्ञ होते हैं। उदाहरण के लिए श्रीलंका जैसे किसमें माहिर है? चाय में, रबड़ में, नारियल उत्पाद में, है ना। रबड़, टिन और ताड़ के तेल में मलेशिया। रबड़, तेल और टिन में इंडोनेशिया हो गया। कपास में पाकिस्तान हो गया। जूट में बांग्लादेश हो गया। चाय में भारत हो गया, और कॉफी में ब्राजील हो गया। डुअलिस्टिक इकोनॉमी। डुअलिस्टिक इकोनॉमी क्या होती है? ऑलमोस्ट ऑल अंडरडेवलप्ड कंट्रीज हैव अ डुअलिस्टिक इकोनॉमी, ठीक है। लगभग सभी अविकसित देशों में एक द्वैतवादी अर्थव्यवस्था होती है, ठीक है। एक बाजार अर्थव्यवस्था, वन इज द मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। द अदर इज द सबसिस्टेंस इकोनॉमी, वन इज इन एंड नियर द टाउन्स, द अदर इज इन द रूरल एरियाज। वन इज डेवलप्ड, द अदर इज लेस डेवलप्ड। अगर एक डेवलप्ड है तो एक कम डेवलप्ड होगा। तो सेंटर्ड इन द टाउन के अंदर जो होता है, तो मार्केट इकोनॉमी इज अल्ट्रा मॉडर्न विद ऑल द एमिनिटीज ऑफ लाइफ। लगभग सभी अविकसित देशों में एक द्वैतवाद अर्थव्यवस्था होती है। एक बाजार अर्थव्यवस्था है, दूसरा है निर्वाह अर्थव्यवस्था। एक शहरों में और उसके आसपास होते हैं, ठीक है। दूसरा ग्रामीण क्षेत्रों में है, एक विकसित है, ठीक है, दूसरा कम विकसित है। कस्बों में केंद्रित बाजार अर्थव्यवस्था सभी के साथ अति आधुनिक होता है, ठीक है। जीवन की कुछ सुविधाएं की बात होगी। अब देखो विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी, जो कि मैं तुम्हें अभी बता चुकी हूँ, ठीक है। लो इनकम, नो रिसर्च डेवलपमेंट नहीं कर पाओगे, ना आगे कुछ भी बना पाओगे, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह लो हो जाएगा, ह्यूमैनिटीज वगैरह। एंड स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई, तुम्हारी इकोनॉमी की ग्रोथ क्या हो गई? कम। तो नो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमी का डेवलपमेंट भी हो। तो बीच सर्कल ऑफ पॉवर्टी क्या है? तो गरीबी को जो दुष्चक्र में फंसे रहते हैं, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। इसके मुताबिक इसको तोड़ना अति अति कठिन है ना। तो लो इनकम लेवल, नो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लो इम्यूनिटेशन, ठीक है, एंड नो इंफ्रास्ट्रक्चर, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, नो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट नेचुरल रिसोर्सेज। The natural resources of an underdeveloped country are underdeveloped in the sense that they are either unutilized and underutilized or misutilized, ठीक है। एक अविकसित देश के प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं, अगर उसका अर्थ देखा
ठीक है। तो क्या बता रहा है कि वे या तो अप्रयुक्त होंगे या प्रयुक्त होंगे, ठीक है, मतलब या तो आप उन्हें यूज कर सकते हैं या तो उन्हें यूज नहीं कर सकते या उनका दुरुपयोग कर सकते हैं दोबारा से, है ना। एक देश में प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो सकती है लेकिन यह नहीं हो सकता, ये बोल रहे हैं, ठीक है, बट इट कैन नॉट बी सो इन द एब्सोल्यूट सेंस। जो अनएम्प्लॉयमेंट है, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, प्रच्छन्न बेरोजगारी और खुली बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी हो गई, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोग, जैसे आप देख सकते हो कि वहाँ पे 5 लोग हैं और नहीं, जैसे आपके पास 10 लोग वहाँ काम कर रहे हैं, उसमें से कुछ लोग उसमें ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ जस्ट लाइक अ फॉर्मेलिटी के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, जस्ट लाइक फॉर्मेलिटी मीन्स उनकी वहाँ नीड नहीं है, तब भी वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, है ना। वही मैंने अभी पीछे बताया, वही थोड़ा समझ लो। अगर यहाँ पे 4 लोग की नीड है तो 4 लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, ये प्रच्छन्न बेरोजगारी होगी, प्रच्छन्न, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। तो वही शहरीकरण और शिक्षा के प्रसार के कारण बेरोजगारी फैल रही है, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र श्रम शक्ति के विकास के साथ साथ विस्तार करने में विफल रहा, जिससे शहरी बेरोजगारी बढ़ गई। इसे सर्कल ऑफ पॉवर्टी, मतलब जो इसे सर्कल ऑफ पॉवर्टी है वो क्या है, अब देखो इसमें आगे लिखा हो, देयर आर सर्कुलर रिलेशनशिप, अभी बताया ना हमने, ऐसे सर्कुलर रिलेशनशिप पढ़ा था, ऐसे गोलाकार संबंध है जिन्हें गरीबी के दुष्चक्र के रूप में जाना जाता है, ये आपको भली बात ही पता है, जो निम्न स्तर को बनाए रखते हैं। और नक्शे के अनुसार आप बोल सकते हैं कि इन्होंने, इसका अर्थ ये है कि परिपत्र शक्तियों का समूह जो एक दूसरे पर इस तरह से कार्य करने और प्रतिक्रिया करने का इरादा रखता है ताकि एक गरीब देश को गरीब को गरीबी की स्थिति में रखा जा सके, समझ में। इट इम्प्लाइज अ सर्कुलर कॉन्स्टेलेशन हो जाता है और फोर्सेस टेंडिंग, जो टेंडिंग करते हो आप, टू एक्ट एंड रिएक्ट अपॉन वन अनदर इन सच अ वे एज टू कीप अ पुअर कंट्री इन अ स्टेट ऑफ पॉवर्टी। कैपिटल एफिशिएंसी, अंडर डेवलपमेंट, लो प्रोडक्टिविटी, लो रियल इनकम, लो सेविंग और लो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। लो प्रोडक्टिविटी, ठीक है, लो प्रोडक्टिविटी, उसके बाद लो इनकम, लो प्रोडक्टिविटी होगी तो लो इनकम, फिर लो डिमांड, फिर लो इन्वेस्टमेंट, फिर कैपिटल एफिशिएंसी। कैपिटल एफिशिएंसी होने लग जाएगी ना, लो इन्वेस्टमेंट होगा तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं करोगे तो पैसे कैसे बनेंगे भाई, कमी होगी या नहीं होगी, बताओ जल्दी, कमी होगी या नहीं होगी। जब प्रोडक्टिविटी लो है तो हमारी लो इनकम हो गई, हमारे प्रोडक्टिविटी कम है, ठीक है, प्रोडक्शन ही कम कर रहे हैं तो इनकम कहाँ से होगी, डिमांड भी कम होगी, जब हमारे पास सामान ही नहीं है तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेंगे भाई, तो कैपिटल एफिशिएंसी होना लाजमी है या नहीं है, यस। लो प्रोडक्टिविटी, लो इनकम हो जाएगा, लो सेविंग होगी, उसकी वजह से यहाँ पे ये डिमांड साइड है, इसको लिख लेना यहाँ पे, ये है डिमांड साइड और ये है सप्लाई साइड। लो सेविंग हो गई, लो सेविंग या लो इन्वेस्टमेंट, फिर वही कैपिटल एफिशिएंसी। तो आपने ये डिमांड साइड और आपका दोनों का साइड का आपने एक तरीके से देख लिया, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अ पुअर मैन मे नॉट हैव इनफ टू ईट, है ना, एक जो गरीब आदमी है उसके पास खाने के लिए इतना नहीं है, बीइंग अनडफर्ड हो जाता है, हिज हेल्थ में भी वीक हो जाती है, उसकी बीइंग फिजिकली वीक, हिज वर्किंग कैपेसिटी भी लो हो जाती है, व्हिच मींस दैट ही इज पुअर, which in turn means that he will not have to enough to eat and so on. तो ये सिचुएशन है जो sort related to a country as a whole can be summed up in the right proposition, a country is a poor because it is poor, एक देश गरीब है क्योंकि यह गरीब है, क्यों, क्योंकि उदाहरण के लिए उसने उदाहरण ही ऐसा दिया, एक गरीब आदमी के पास खाने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता, अल्पोषित होने के कारण उसका स्वास्थ्य नहीं होगा, कमजोर होगा शारीरिक रूप से, तो वो आगे कैसे काम करेगा। तभी तो कह रहे हैं जब जब ये गरीबी के दुष्चक्र से आप निकलना चाहते हैं तो तब निकलेंगे ना जब आपके पास कुछ काम होगा करने को, आप कुछ एक्टिविटी करेंगे, आप जिससे अर्न करेंगे मनी को, जिससे कि आपको खाने के लिए पीने के लिए आपको चीजें मिलेंगी। अब जब आपको कुछ मिल ही नहीं रहा है तो आप गरीब हैं, फिर आपको खाना नहीं मिलेगा ढंग से, आपका स्वास्थ्य कमजोर हो जाएगा, आपको शारीरिक कमजोरी हो जाएगी, फिर उस वजह से क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है। सो फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर्स वगैरह के बारे में आज हम पढ़ाई करेंगे। अब इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, प्राकृतिक संसाधन, सबसे पहले क्या है आपका नेचुरल रिसोर्सेज। तो द प्रिंसिपल फैक्टर्स जो होते हैं अफेक्टिंग डालते हैं डेवलपमेंट पे, ठीक है, और इकोनॉमी इज द नेचुरल रिसोर्स और लैंड,
इकोनॉमी के अंदर एक नेचुरल रिसोर्सेज है लैंड वगैरह, तो लैंड हम यूज करते हैं नेचुरल रिसोर्स फर्टिलिटी के, उसी से तो हम लोग जो भी उपजाऊ चीजें करते हैं उसी पे तो करते हैं। लिखा है ना, अर्थव्यवस्था के विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक प्राकृतिक होती है ना। संसाधन या जमीन, अर्थशास्त्र में उपयोग किए जाने वाले भूमि में प्राकृतिक संसाधन शामिल है, जैसे कि भूमि की उपता, इसकी स्थिति की और संरचना हो गई, वन संपदा हो गई, खनिज हो गई, जलवायु हो गई, जल संसाधन हो गया, है ना। इस पे क्या कर, भूमि की जो उर्वरता है उसमें क्या कर रही है, सब आप संरचना कर रहे हैं ना। समुद्री संसाधन हो गया आदि के लिए आर्थिक विकास, बहुतायत प्राकृतिक संसाधन का अस्तित्व आवश्यक है। जैसे कि सिचुएशन एंड कॉम्पोजिशन होता है, फॉरेस्ट वेल्थ, मिनरल्स, क्लाइमेट, वाटर रिसोर्सेज, सी रिसोर्सेज एक्सेट्रा। फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एग्जिस्टेंस जो होती है आपकी नेचुरल रिसोर्सेज की, वो बहुत जरूरी होती है हमारे प्राकृतिक संसाधन के अंदर, हमारी इकोनॉमी के फैक्टर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फैक्टर नेचुरल रिसोर्सेज, है ना। कितनी चीजें हमें नेचुरली मिल जाती हैं, देखते हो आप। भगवान ने क्या चीज, देखो जिस समय सर्दी होनी है आपको पता है उसी टाइम सर्दी होनी है, जब गर्मी का सीजन है गर्मी होनी है। सबसे बढ़िया और शानदार एग्जाम्पल है, देखो सन होता है, सनराइज होता है, सनसेट होता है। कभी आपने देखा है कि वो ये बोलता है कि अरे यार नहीं आज रहने देते, आज आलस आ रहा है, आज नहीं उठेंगे, आज नहीं आएंगे, नहीं रोशनी देंगे? ऐसा कभी हुआ है? नहीं होता ना। इसलिए तो कहते हैं सूरज की तरह चमको, चमकना है तो सूरज की तरह चमको। तभी तो बोलते हैं ये बात, क्यों बोलते हैं बात कि सूरज की तरह चमकना है तो चमको, ऐसा चमको। कभी देखा है उसको कि बहाना कर रहा है, कुछ कर रहा है? नहीं। तो कुछ चीजें भगवान ने ऐसी बना ही दी हैं कि आप अगर वो नहीं है ना तो फिर कुछ नहीं है ना। अब सप्लाई हो गया, जैसे द अमाउंट ऑफ अ गुड सर्विस दैट द प्रोड्यूसर आर विलिंग टू प्रोवाइड, मतलब जो अमाउंट होता है गुड सर्विसेज का, वो प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोवाइड कराता है बिलिंग करने के लिए। सप्लाई जब होगी तो प्रोड्यूसर आर मोर विलिंग टू सप्लाई प्रोडक्ट सर्विस इन ग्रेटर अमाउंट व्हेन प्राइसेस आर हाई, लेस विलिंग टू डू सो व्हेन प्राइसेस आर लो, है ना। मतलब वही, जब ज्यादा प्राइस हो तो ज्यादा वो पे करता है, कम होता है तो कम पे करता है ना? अब सेकंड आता है कैपिटल एक्युमुलेशन, पूंजी का संचय कैसे होता है। जैसे इसमें लिखा है पूंजी संचय, है ना। विकास में दूसरा महत्वपूर्ण आर्थिक कारक क्या है, पूंजी का संचय। सेकेंड इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक फैक्टर इन ग्रोथ इज कैपिटल एक्युमुलेशन, मतलब जो आपकी पूंजी संचय है वो कैपिटल एक्युमुलेशन उसे बोलते हैं। तो कैपिटल एक्युमुलेशन मीन्स क्या होता है, एक तरीके से पूंजी का अर्थ होता है उत्पादक के भौतिक प्रतिलिपि प्रस्तुत करने योग्य कारकों का भंडार, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का भंडार। जब पूंजी का स्टॉक बढ़ता है, मान लो समय बीतने के साथ, इसे पूंजी संचय या पूंजी निर्माण कहा जाता है। ठीक है, जब आप पूंजी का स्टॉक बढ़ेगा तभी तो जब आपके पास पूंजी बढ़ेगी है तभी तो पूंजी का संचय हो रहा है। संचय होना, समझ रहे हो, पूंजी का संचय होना। इकोनॉमिक फैक्टर्स, रॉ मटेरियल, ठीक है, आपको पता है सबसे इम्पोर्टेंट है। रॉ मटेरियल नहीं है तो क्या आपको लगता है हम आगे कुछ काम कर पाएंगे जो हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं हो? ठीक है, उसके बाद आपका लेबर आ जाता है। लेबर के बिना कैसे काम करोगे, कर पाओगे लेबर के बिना काम? नहीं। मार्केट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, आपकी जो कंपनीज वगैरह हो गई, पैसे के बिना कुछ काम कर पाओगे? नहीं। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स में जो ये फैक्टर्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो पढ़ने में लग रहा है हाँ बड़ा ईजी है ना, बट बाद में पूछना तो गायब कुल। ऑर्गेनाइजेशन, अब ऑर्गेनाइजेशन तो होना जरूरी। अब आप चाहे इस चीज में छोड़ो, इकोनॉमी में आप अपनी लाइफ में ऑर्गेनाइज नहीं हो तो कहते हैं कोई चीज आपकी अच्छी नहीं होगी। खाना अच्छे से नहीं बना रहे हो ऑर्गेनाइज करके, कपड़े अच्छे से नहीं आप प्रेस कर रहे हो, या कपड़े नहीं अच्छे से आप फोल्डिंग कर रहे हो, या जो कुछ अपना रूम्स को आप अपने रूम में जो आप पढ़ रहे हो, स्टडी टेबल है उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके नहीं रखते हो। कोई किताब यहाँ पढ़िए, कोई किताब वहाँ पढ़िए, जब आपको जरूरत है तो आप 4 घंटे उसी में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं इन सब चीजों में, कि पहले ढूंढेंगे फिर देखेंगे, तब तो आलस भी आ जाएगा, तब तो पढ़ने का मन भी नहीं करेगा। राइट, सही बोल रही हूँ ना मैं ये वाली बात। तो ऑर्गेनाइजेशन तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संगठन विकास प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह किसके सिस्टम उपयोग से संबंधित है, आर्थिक गतिविधियों में उत्पादन के कारक से। ठीक है, संगठन पूंजी और श्रम का पूरक होता है और मदद करता है। जो संगठन होता है पूंजी और श्रम का पूरक होता है, पूरक, समझ गए। ठीक है, उनकी उत्पादकता बढ़ाने में आधुनिक आर्थिक विकास में उद्यमी निम्नलिखित प्रदर्शन कर रहा है। एक आयोजक का कार्य और जोखिम और अनिश्चितताओं को पूरा करना होता है।
ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ग्रोथ प्रोसेस। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसका? ग्रोथ को करने का। इट रिलेट करता है ऑप्टिमम यूज ऑफ फैक्टर्स का प्रोडक्शन इन इकोनॉमी एक्टिविटीज में। ठीक है, इकोनॉमी की एक्टिविटीज में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का ये रिलेट करता है, इसका ऑप्टिमम यूज करता है। तो ऑर्गेनाइजेशन इज अ कॉम्प्लीमेंट टू कैपिटल एंड लेबर एंड हेल्प इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी में ना, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीजिंग करने में। In modern economic growth, the entrepreneur has been performing the task of an organizer and undertaking this and uncertainty. फोर्थ क्या है? टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, तकनीकी प्रगति। Technological changes are regarded as the most important factor in the process of economic growth. Technological changes are regarded as the most important factor in the process of economic growth. They are related to changes in the method of production, which are the result of some new techniques of research or innovation. Changes in technology lead to an increase in the productivity of labor, capital and other factors. टेक्नोलॉजिकल, अब देखो आपके पास जैसे आप अब देखते हो, अब बहुत ज्यादा लोग हैं शॉप पे खड़े हैं, ठीक है, अब वहाँ पे लेबर काम कर रही है अपने हाथों से कुछ भी पैकिंग वगैरह करना। वहीं अगर कोई मशीनरी प्रोडक्ट हो जाए, मान लो मशीन आ जाए वहाँ पे और आपके पास 100 कस्टमर है, आप यूं 10 मिनट में उसको निपटा दोगे। और वहीं आप अगर कोई लेबर आपके पास काम करे तो वो आपको 1 घंटा लग जाएगा उस काम को करने में। तो इसीलिए टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस भी होना इम्पोर्टेंट है इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर। ठीक है, समझ में आ रहा है? कि सो हो तो नहीं गए आप लोग? वैसे मेरे बच्चे बड़े समझदार है, सोएंगे तो नहीं। हम्म ओके, सो तो नहीं गए? नींद तो नहीं आ रही? क्यों? क्यों बच्चों, नींद तो नहीं आ रही? कहाँ ध्यान है? बोल भी लिया करो कुछ। गॉट इट? ओके, गॉट इट। चलिए, गॉट इट। हाँ, एक सेकेंड रुकना। एक्चुअली कोई गेस्ट आने वाला है अभी, अगर वो आ जाते हैं तो फिर मैं क्लास को भी कैंसिल कर दूंगी, बट अभी तो है टाइम। देखो, तकनीकी परिवर्तनों को दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। ठीक है, तकनीकी परिवर्तनों को दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। टेक्निकल चेंजेस आर रिगार्डेड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, दे आर रिलेटेड टू चेंजेस इन द मेथड ऑफ प्रोडक्शन। ये रिलेटेड होते हैं कि चेंजेस करने का प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन पहले आप कम करते थे या कुछ एडजस्टमेंट करके करते थे। एडजस्ट सॉरी क्या बोल रही हूँ, एडजस्टमेंट मीन्स हो गया जैसे कि अगर आपको अच्छा सा कुछ बनाना है बट आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास लेबर नहीं है, अब वही चीज टेक्नोलॉजिकल के प्रोसेस से हो रही है पूरी। तो यहाँ पे आके आप क्या करते हो, जीत लेते हो इन सब चीजों को। टेक्नोलॉजी जो होती है वो आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है ना। दे आर रिलेटेड टू चेंजेस इन द मेथड ऑफ प्रोडक्शन विच आर द रिजल्ट ऑफ सम न्यू टेक्निक्स ऑफ रिसर्च और इनोवेशन। मतलब ये रिलेटेड करते हैं जो मेथड होता है प्रोडक्शन का, उसके रिजल्ट से, न्यू टेक्निक ऑफ रिसर्च और इनोवेशन। ठीक है, अनुसंधान या नवाचार की कुछ नई तकनीकों का परिणाम। प्रौद्योगिकी में परिवर्तन में वृद्धि होती है, श्रम पूंजी और उत्पादन के अन्य कारकों की उत्पादकता। चेंजेस इन टेक्नोलॉजी लीड टू एन इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। मतलब जैसे आप कह सकते हो परिवर्तन, मतलब एक तरीके से इसमें एक नवाचार हो रहा है, एक इनोवेशन हो रहा है, नई नई चीजों का अनुसंधान कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो आप। उसके बाद बोल रहा है प्रौद्योगिकी में परिवर्तन में वृद्धि होती है ना। क्या होती है? इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। अब जब आप चीज़ों को अच्छा बेहतर बनाना चाहते हैं और टेक्नोलॉजी का आप सहारा ले रहे हैं तो आपके लिए वैसे भी वो बहुत प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, है ना। कैपिटल एंड अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, श्रम पूंजी और उत्पादन के अन्य कारकों की उत्पादन। फिफ्थ क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्केल ऑफ प्रोडक्शन। मतलब अब आप श्रम का विभाजन कर रहे हैं और उत्पादन का पैमाना। मतलब जैसे आप देखते होंगे, देखो स्पेशलाइजेशन में आप जैसे देख सकते हो, आप में से कुछ बच्चे हैं वो इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं, आप में से कुछ बच्चे हैं वो मैथ्स पढ़ सकते हैं, आप में से कुछ बच्चे हैं जो एसएसटी पढ़ सकते हैं। अगर मैं उनको उन्हीं का काम कार्यभार सौंप दूं, मान लो, तो वो अच्छे से काम करेंगे, है ना, बहुत मन लगा के काम करेंगे
और बहुत अच्छा प्रोडक्टिविटी देंगे, हमारे देश को बहुत अच्छा ग्रोथ देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं इकोनॉमिक्स वाले बच्चों को मैथ पढ़ाने को दे दूं और मैथ वाले को असिस्टेंट, क्या यहाँ पे काम सही होगा? आपको लगता है? क्या यहाँ पे जो जो हमें वृद्धि मिलनी चाहिए थी, क्या वो मिलेगी? नहीं मिलेगी मैम, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। इसलिए नहीं मिलेगी मैम, क्योंकि जो जिसका काम है, जो जिसमें बेहतर है, जो जिसमें बहुत ज्यादा होशियार है, अगर उसको वो काम सौंप दिया जाए, डिवीजन कर दिया जाए उस काम पर, स्पेशलाइजेशन का, तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ सकता है। पर अभी भी आपको पता है इन सब चीज, कितने लोग ऐसे हैं गाँव में, जैसे हम लोग वीडियोस वगैरह भी देख लेते हैं कभी कभी कहीं पे भी, ठीक है। मैं इंस्टाग्राम एंड ये फेसबुक यूज नहीं करती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि आज के टाइम का ये बहुत ज्यादा आपका डिस्ट्रैक्शन करता है, और मुझे लगता है कि शायद बच्चों को ये सब चलाना भी नहीं चाहिए, आप जैसे बच्चों को। अगर जो चलाते हैं वो उनका अपना चॉइस है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको पढ़ना है तो न्यूज पढ़ लो, ये सब कुछ पढ़ लो, अभी पढ़ लोगे ठीक है। अभी इन सब चीजों में आप करते रहते हो तो क्या होता है, आपका टाइम वेस्ट होता है, राइट? टाइम क्या होता है? वेस्ट होता है पूरी तरीके से। तो इसीलिए कहते हैं, ठीक है, आर्थिक विकास की दर को बढ़ा। अब जैसे कई बच्चे होते हैं, मैंने बताया ना भी आपको, कई गूगल वगैरह पे कहीं भी आपको देखने को मिल जाता है, गाँव में कितने टैलेंटेड बच्चे होते हैं, कितना टैलेंट होता है। अगर उनको हम वही काम देते तो हमारा देश हर चीज में परिपक्व हो सकता है। पर सरकार इतना नहीं अवेयर है ना, उसको होना ही नहीं अवेयर, क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो भी आर्थिक विकास की दर को बढ़ाएगा। एडम स्मिथ ने इसे बहुत महत्व दिया, आर्थिक विकास श्रम विभाग ने। एडम स्मिथ ने तो दिया था डिवीजन ऑफ लेबर। किसने दिया था? एडम स्मिथ। डिवीजन ऑफ लेबर, ये मैंने इसलिए लाइन यहाँ पे ऐड ऑन करी है, ये जो लिखी है ना मैंने यहाँ पे, एडम स्मिथ गिव इम्पोर्टेंट डिवीजन ऑफ लेबर, ये मैंने अलग से लाइन आपकी ऐड ऑन करी है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखना। अब स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे कुछ, है ना, संरचनात्मक परिवर्तन। परिवर्तन इसमें लिखा है, संरचनात्मक परिवर्तन का अर्थ है, ये गलत, इसको काट दो यहाँ पे, ये पता नहीं क्या आ गया। अर्थ है एक पारंपरिक कृषि समाज से एक समाज में संक्रमण, आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था जिसमें मौजूदा संस्थानों, सामाजिक दृष्टिकोणों का एक क्रांतिकारी परिवर्तन शामिल है। और मंशा इस तरह के संरचनात्मक परिवर्तनों से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, उच्च श्रम होता है और उत्पादकता और पूंजी का बढ़ा, नए संसाधनों का दोहन, प्रौद्योगिकियों में सुधार करता है। समझो ना, इसमें नई नई चीजों का संरचनात्मक हो रहा है, हम नई नई चीजों को ला रहे हैं, नए नए रोजगारों को हम लोग अवसर बढ़ाते हैं, उच्च श्रम ज्यादा होता है। तो मतलब स्ट्रक्चरल चेंजेस जो हो रहे हैं, अप्लाई द ट्रांजिशन फ्रॉम अ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सोसाइटी टू अ मॉडर्न जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी होती है, इन्वॉल्विंग अ रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस, social attitudes and motivations. Such structural changes lead to increasing employment opportunity, higher labor productivity and the stock of capital, exploitation of new resources and improvement in technology. ठीक है, क्या करता है? एक्सप्लॉयटेशन करता है न्यू रिसोर्सेज का और इम्प्रूवमेंट करता है टेक्नोलॉजी में। अच्छा, अब तो इकोनॉमिक फैक्टर पढ़ रहे थे, अब पढ़ेंगे गैर आर्थिक कारक, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर। अब देखो, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर में आ गया, सोशल मोबिलिटी हो गई आपकी, एजुकेशन हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गई, कल्चरल वैल्यू हो गई, एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी, ये नॉन इकोनॉमिक फैक्टर है, इसके बिना चल जाएगा, है ना। एजुकेशन, सोशल, कल्चरल, ये सब क्या है? नॉन इकोनॉमिक। सामाजिक कारक, सामाजिक दृष्टिकोण, मूल्य और जो संस्थान होता है, आर्थिक विकास को प्रभावित करता है। रवैया शब्द का अर्थ है, एक सेकंड होल्ड, आप लोग रुको जरा, मैं भी आ रही हूँ। हाँ जी, क्या बताए थे? सामाजिक दृष्टिकोण, मूल्य और संस्थान भी आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं। रवैया शब्द का अर्थ है विश्वासों और मूल्य की समग्रता जो मानव व्यवहार का कारण बनती है। शब्द मूल्य किसको संदर्भित करता है? विशेष उद्योगों के प्रति मानव व्यवहार की प्रेरणा को, है ना, मानव व्यवहार की प्रेरणा को ये लोग बताते हैं। सोशल एटीट्यूड, वैल्यूज, इंस्टीट्यूशन ऑल्सो इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। रवैया, एटीट्यूड मीन्स द टोटलिटी, बिलीफ एंड वैल्यू द कॉज ह्यूमन बिहेवियर टू व्हाट इट इज, मतलब कैसे आप बिहेव कर रहे हो ना, कैसा आप, मानव का व्यवहार का कारण बताती है विश्वास और मूल्य। मूल्य किसको संदर्भित करता है? मानव के व्यवहार की प्रेरणा को। अब ह्यूमन फैक्टर आ गया, मानव कारक। ह्यूमन रिसोर्स हैव बीन एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है ह्यूमन फैक्टर। इकोनॉमिक ग्रोथ डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज बट ऑन द एफिशिएंसी, उसकी एफिशिएंसी पे तो वो डिपेंड है, ठीक है, उसकी एफिशिएंसी पे तो वो डिपेंड है,
पर किस पे डिपेंड नहीं है, उसकी ह्यूमन रिसोर्स की साइजेस पर वो डिपेंड नहीं है ग्रोथ। ठीक है, मानव संसाधन आधुनिक आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। आर्थिक विकास नहीं होता है मानव संसाधनों का जो आकार पर निर्भर करता है, लेकिन उसकी दक्षता पर। ठीक है, कुजनेट के अनुसार क्या बोला था, कुजनेट अकॉर्डिंग टू कुजनेट पॉपुलेशन ऑफ इकोनॉमिक जो यूरोप की थी इतनी परसेंटेज बिटवीन इतने में करती है। ठीक है, 1950 से और 44.33% की वृद्धि हुई है, जबकि शेष जो अपनी पूरी दुनिया की जनसंख्या है इस अवधि में 200% की वृद्धि हुई है। समझ गए, अकेला इसमें देख रहे हो यूरोप में इतनी परसेंटेज बढ़ी है इतने के इतने बीच में, तो पॉपुलेशन रिमेनिंग वर्ल्ड इंक्रीज 200% ओवर द पीरियड। कितना ज्यादा पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है। एक सेकंड में पानी पी लेती हूँ। Non-economic factors, political factors, social and psychological factors, education, urbanization. Okay, according to Solomon Fabricant, the increase in the total national product of the United States through किसके according increasing physical capital between 1889 and 1957 between की बात हो रहा है, equal the increase through higher labor productivity होती है, इसमें higher labor productivity। सोलोमन फेब्रिकेंट के अनुसार कंपनी के कुल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि संयुक्त राज्य अमेरिका ने इतने से इतने बीच में भौतिक पूंजी में वृद्धि के माध्यम से वृद्धि के बराबर वृद्धि की उच्च श्रम उत्पादकता में इतनी मतलब इतने बीच में इतनी ज्यादा ग्रोथ हुई है। थर्ड आ जाता है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स, राजनीतिक और प्रशासनिक कारणों ने भी आधुनिक आर्थिक विकास में मदद की। किसका आर्थिक विकास, ब्रिटेन, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और फ्रांस अपनी राजनीतिक स्थिरता और मजबूत के कारण रहे हैं। ठीक है, 19वीं शताब्दी के बाद से प्रशासन, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स आल्सो हेल्प्ड इन मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ब्रिटेन की जो होती है, जर्मन एंड यूनाइटेड स्टेट, जापान एंड फ्रांस हैज बीन ड्यू टू देयर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन सिंस द 19th सेंचुरी। ठीक है, वीक, अब इसमें वीक की बात कर रहा है, मतलब कमजोर प्रशासनिक और राजनीतिक की बात हो रही है, तो आर्थिक विकास के लिए एक बहुत बड़ी बाधा होती है। अगर मान लो हमारा प्रशासन कमजोर है, राजनीतिक संरचना नहीं है सही, तो इट्स मीन हमारी हमारी जो इकोनॉमी की ग्रोथ है क्या वो पूरी तरीके से अच्छे से हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, है ना। इसीलिए आर्थिक विकास के लिए एक मजबूत, कुशल और भ्रष्ट प्रशासन आवश्यक है। प्रोफेसर लुइस ने ठीक ही कहा है, सरकार का व्यवहार उत्तेजक या उत्तेजक में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, आर्थिक गतिविधियों को हतोत्साहित करना, शांति, स्थिरता, कानूनी सुरक्षा प्रोत्साहित। अब ये बताओ, हमारा अगर प्रशासन कमजोर होगा, है ना, प्रशासन कमजोर होगा तो रूल्स रेगुलेशंस अच्छे तो नहीं होंगे। आपको लगता है अच्छे होंगे? लोग कुछ भी कर रहे हैं, किसी को कुछ भी कह रहे हैं, कोई पाबंदी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई मतलब पीसफुल कोई बात नहीं, कुछ भी एक एक कहते हैं आप सौम्य ढंग से होना, एक जो काम आपके फ्लोएंट तरीके से होना चाहिए, एक हिसाब से होना चाहिए, कानूनी जो चीज़ें होती हैं उसको बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो क्या ये हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना, जब है ही नहीं, जब उसमें कमज़ोर है प्रशासन, तो ये सब चीज़ें तो नहीं हो सकती ना अच्छे से। मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, प्रोफेसर सिमन जो है कुजनेट अपनी नोबल मेमोरियल लेक्चर डिफाइंड इकोनॉमिक ग्रोथ एज अ लॉन्ग टर्म राइज इन कैपेसिटी टू सप्लाई इंक्रीजली diverse economic goods to its population. This growing capacity is based on advancing technology and the institutional and ideological adjustment that its demand. साइमन कुजनेट ने अपने नोवेल मेमोरियल व्याख्यान में आर्थिक विकास को दीर्घकालिक वृद्धि के रूप में परिभाषित किया है। अपनी आबादी को तेजी से विविध आर्थिक वस्तुओं की आपूर्ति करने की क्षमता ही है बड़ी क्षमता पर आधारित है। प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने और संस्थागत और वैचारिक समायोजन की मांग करता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हाई रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पर कैपिटल प्रोडक्ट एंड पॉपुलेशन, प्रति व्यक्ति उत्पाद की वृद्धि या उच्च दर की वृद्धि। देखना इसमें कैसे स्लाइड हो जाती है, एक एक चीज इतने ध्यान से करो तब। एक सेकंड रुको, चलो डन। हाँ जी,
आधुनिक आर्थिक विकास जैसे कि हाल ही के दिनों में आप देख सकते हैं विकसित देशों से अनुभव से पता चलता है ना। अब जैसे विकसित हो चुके हैं जो देश, उनसे अब जो अनुभव प्राप्त कर रहे हैं उससे हमें पता चल रहा है ना, ये मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है इसकी। मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ एज रिवील्ड किसको करता है? बाय द एक्सपीरियंस ऑफ द डेवलप्ड कंट्री सिंस द लेट, अगर देखा जाए 18वीं और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में प्रति व्यक्ति उत्पाद में वृद्धि की उच्च दर की विशेषता है। इस कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखा जाए, करेक्टराइज अगर करा जाए इसको, तो हाई रेट के साथ इंक्रीज इन पर कैपिटल प्रोडक्ट दोनों को देखा जाएगा, और अकम्पनीड किसके साथ कर दिया जाएगा? सब्सटैंशियल रेट के साथ, ग्रोथ के साथ। ठीक, जनसंख्या वृद्धि की पर्याप्त दर के साथ, वृद्धि की अत्यधिक उच्च दर कम से कम हो। The extremely high rate of increase are at least 5 times as high for population and at least 10 times, ठीक है। एंड हाई ऑफ प्रोडक्शन इज एब्जॉर्बेबल, जो आपका जो ऑब्जर्व करेंगे ना, ऑब्जर्व करने के जो लायक हो जाते हैं पास्ट में, तो उनको देखा जाता है। जनसंख्या के लिए 5 गुना अधिक और उत्पादन के लिए कम से कम 10 गुना अधिक, समझ गए? जनसंख्या के लिए 5 गुना अधिक और उत्पादन के लिए कम से कम 10 गुना अधिक, जैसा कि अतीत में देखा जा सकता है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि प्राप्त दर के साथ ये सब चीजें इसमें काउंटेबल होती हैं। प्रोफेसर कुजनेट क्या दिखाना चाहते थे? हैज शोन दैट द रेट ऑफ पॉपुलेशन 13 कंट्रीज में एक्सक्लूड कर दी गई। फ्रांस हैव बीन मॉडर्न टाइम्स एंड देन प्री मॉडर्न टाइम्स, दोनों में आया वो। और जो लिविंग फ्रांस विद अ पॉपुलेशन इंक्रीज 2.5% पर डिकेड, सोचो आप। और रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रो 6 to 7 यूके में, स्वीडन इटली में 8%, स्विट्जरलैंड नॉर्वे एंड 10 टू इसमें डेनमार्क में, जर्मनी में कितना ज्यादा पॉपुलेशन का दिखाया गया है, वृद्धि दर कितनी ज्यादा दिखाई गई है। देख रहे हो, कुजनेट ने दिखाया है कि फ्रांस को छोड़कर 13 देशों की जनसंख्या वृद्धि की दर पूर्व आधुनिक समय की तुलना में आधुनिक समय में उच्च था। तो कितनी कितनी थी, इसको डाटा को याद रखना। इसको ये रहा, द राइज इन प्रोडक्टिविटी। Modern economic growth is characterized by a rise in the rate of per capita product due primarily to improvements in the quality of input, which led to greater efficiency or rise in productivity per unit of input. This is traceable either to an increase in input of resource of labor and capital or to an increase in efficiency और to आधुनिक आर्थिक विकास मुख्य रूप से प्रति व्यक्ति उत्पाद की दर में वृद्धि की विशेषता होती है। ठीक है, मतलब कैसे कैसे प्रोडक्टिविटी में बढ़ावट हो रही है, कैसे बढ़ रहा है ना, कैसे हम लोग कैसे। अब देखो, इनपुट आप कितना डाल रहे हो, है ना, मतलब आप जब इनपुट डाल रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट मिलता है। मान लो जैसे दिस इज अ ट्रेसेबल आइडर टू एन इंक्रीज इन इनपुट ऑफ रिसोर्सेज ऑफ लेबर एंड कैपिटल, और आप इंक्रीज करते हो एफिशिएंसी, दोनों में होगा ना फिर, या तो श्रम में या पूंजी भी संसाधनों के इनपुट में वृद्धि होगी या दक्षता में वृद्धि होगी, समझ में आया? या दोनों के लिए पता लगाया जा सकता है। अब आप जैसे जैसे अच्छा निवेश करो तो उसी अकॉर्डिंग आपको पता है आपका आउटपुट मिलेगा ना। सॉरी सॉरी, गॉड ब्लेस मी। अब देखो, ये सारा वो है हाई रेट ऑफ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, आधुनिक आर्थिक विकास में संरचनात्मक परिवर्तन में किसी गैर किसी। अच्छा, इकोनॉमिक्स फैक्टर्स पढ़ लिए थे, नॉन इकोनॉमिक्स फैक्टर्स पढ़ लिए थे? हाँ, क्यों? ये वाला रह गया था ना। चलो स्टार्ट करते हैं। सो द फिफ्थ पॉइंट इज द आउटवर्ड एक्सपेंशन जो होता है आपका डेवलप कंट्रीज में, मतलब जब कुछ कंट्रीज क्या है, डेवलप्ड हो चुकी, यू नो वेरी वेल। क्योंकि डेवलप कंट्रीज हैज बीन मोस्ट अनइक्वली, एक अक्वेरेंस होता है उनके बीच में। एक जो मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया आपका, एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, एक हो गया मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ। अब मैम इसमें फर्क क्या है? अब मॉडर्न में चीजें बहुत अपग्रेड हो गई ना, वही तो चीजें बता रही हूँ इकोनॉमिक फैक्टर्स में, राइट? सो दिस वाज ड्यू लार्जली, मतलब बड़े तरीकों से चीजों को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। बैकग्राउंड कैसा था, कैसा है, कैसा चल रहा है ना? तो मॉडर्न साइंस क्या बोलती है? नॉलेज डेवलप करो भाई, ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या करता है? फर्स्ट बताता है क्या, देखो कुछ कंट्रीज ऐसी है ना अपने आप में बहुत ही ज्यादा डेवलप, मतलब उनको आप समझ लो थोड़ा बहुत उसमें अप्रिशिएशन करने की जरूरत पड़ी है कि ये कर लो, ऐसा कर लो, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड कहते हैं ना एक तरीके से, वो वाला हिसाब हो गया, ठीक। कुछ कंट्रीज में क्या होता है, कितना भी आप आउटपुट डाल दो, इतना सॉरी कितना भी आप इनपुट डाल दो, आपको आउटपुट इतना नहीं मिलेगा, समझ में? आउटपुट इतना
नहीं मिलेगा, बिकॉज कौन है, वी आर इंडियंस। हमें कितनी भी चीजें अच्छी मिल जाए, हमें करना क्या है, अरे गवर्नमेंट का ही तो पैसा है, अरे गवर्नमेंट ने ही तो ये किया है, तो हम क्यों इसका एक अच्छे से डेप्रिसिएशन वाला हिसाब किताब पढ़ा था ना हमने, तो हम वही उसी में आ जाएंगे इंक्लूड होके। सो व्हेन मॉडर्न साइंस एंड नॉलेज डेवलप, इंडस्ट्रियल क्या करेगा, रेवोल्यूशन सबसे पहले आ जाएगा। सो आप देखो इसके अंदर क्या लिखा है, जब इंग्लैंड आता है एंड सेकेंड हाफ ऑफ द जो 18th सेंचुरी की बात करी जाती है, उसमें क्या स्प्रेड किया अदर कंट्रीज ने, कि कुछ चीजों पे उन्होंने ध्यान दिया, मतलब कुछ ऐसी चीजें थी उन पे उन्होंने फोकस किया। ठीक है, अच्छा ठीक है मैम, 18th सेंचुरी पे इन्होंने फोकस किया, उसके बाद 19th सेंचुरी, अरे तो फिर उसने रेवोल्यूट करना स्टार्ट कर दिया। पहले तो उसने सिर्फ उस पर स्प्रेड करी, चीजों को फैलाया। जैसे हम कहीं कोई नया बिजनेस करते हैं, सबसे पहले हम उसके बारे में नॉलेज लोगों को बताते हैं, बांटते हैं, उनको सर्वे करते हैं, जैसे सर्वे करते हैं ना हम, ऐसे ही उनको क्या करते हैं, इसी तरीके से समझाते हैं कैसे क्या हो रहा है, क्या होने वाला है हमारे देश में। राइट, हिंदी में है, कन्वर्ट है, देख लेना, पढ़ लेना आप इसको अच्छे से। ठीक है, सो फर्स्टली क्या आ जाती है चीजें, कंट्रीज डू नॉट पोजेस अ स्टेबल एंड फ्लेक्सिबल पॉलिटिकल सोशल फ्रेमवर्क। मतलब जैसे आप कुछ कंट्रीज है, ठीक है, कुछ कंट्रीज है वो आपस में फ्लेक्सिबल कर लेती हैं चीजों को। अब जैसे मैंने आपको ट्रेड वाला सिस्टम बताया था, एक हो गया आपका डोमेस्टिक ट्रेड, एक हो गया आपका इंटरनेशनल ट्रेड, जो कि आप डोमेस्टिक में आप अपनी घरेलू सीमा में रहकर जो आप कार्य करते हैं एक दूसरे से, होलसेल हो गया, रिटेलर का काम हो गया, वो आप कर रहे हैं। ठीक है, इंटरनेशनल में आप क्या कर रहे हैं, बाहरी देश से आप क्या कर रहे हैं, चीजों को मंगा रहे हैं, बिकॉज हम तो इतना पॉसिबल नहीं है ना कि हम अपने देश में चावल गेहूं आपका जो एक्सेट्रा सारी चीजें हम लोग बना लें। हम क्या इतने हम लोग डेवलपिंग है, नॉट अ डेवलप्ड। राइट, तो क्या बता रहा है, सच कंट्रीज डू नॉट पोजेस अ स्टेबल एंड फ्लेक्सिबल पॉलिटिकल एंड सोशल फ्रेमवर्क, सो एकोमोडेट, देखो लिखा हो गया एकोमोडेट, जो देखो अभी मैंने लाइन बोली, सेम लाइन लिखी है, स्ट्रक्चरल चेंजेस करता है एंड एनकरेज करता है, प्रोमोटिंग करता है सोसाइटी को। ठीक है, समझ में आया? हाँ जी, सोना नहीं है, कहाँ हो सब? हम्म। भारत तो आपको पता ही है, कितना भी कर ले, है ना वंदना जी, गलत कह रही हूं मैं? कितना भी इसको दे दो, हम लोग वी आर इंडियंस, हम लोग सुधरने वाले नहीं है। ये नहीं है कि मैं अपने आप को इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, मैं अपने आप को इंक्लूड कर रही हूँ। आजकल रविंद्र को बड़ा मजा आ रहा है पढ़ने में, कल की क्लास हुई थी तो उसमें फीडबैक था कि मैम टॉपिक बहुत अच्छा है। क्यों रविंद्र, पढ़ने में मजा आ रहा है आजकल? है? हाँ। ओके। नहीं नहीं, अरे तो मैं ऐसे इसलिए बोलती हूँ, मैं सोना नहीं मीन्स अलर्ट रहना है, एक एक पॉइंट लिखो, नोट डाउन करो, क्योंकि देखो एक बार फिर दोबारा रिकॉर्डिंग सेशन देखोगे, 1 घंटे का टाइम वेस्ट करोगे, इससे अच्छा अपना नोट डाउन करते रहो साथ में साथ। अरे हम तो है ही वंदना जी, देखो मुझे ऐसी अच्छा लगता है पढ़ाना, मैं तो देखो आप लोगों को पता है, आई नो कई बच्चे रिकॉर्डिंग सेशन देखते होंगे, सोचते होंगे कि मैडम कितना हंस हंस के या लाइक ऐसा ऐसा पढ़ाते हैं, देखो मुझे पता है मुझे फीडबैक्स कैसे मिलते हैं। राइट, आप लोगों को मजा ऐसे ही आता है कि मैं आपको फ्रेंकली लैंग्वेज में पढ़ाती हूँ। अगर मैं ऐसे पढ़ाऊं डा 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 खत्म, नहीं, ये मेरा पढ़ाने का तरीका नहीं। डेट्स वाई देखो आप लोगों को पता है ना, आपकी मैम को एक अवार्ड मिल चुका है स्टार्टिंग में, पता है ना आपको, जो कि मिड में मिलता है ना? जब हमारा सेशन खत्म होता है, बच्चों का रिजल्ट आता है, तभी तो अवार्ड मिलता है हम टीचर्स को। बट मुझे स्टार्टिंग में मिला, क्यों? क्यों मिला? कुछ तो बात होगी। राइट, तो एक आध बच्चा होता है वो तो, नॉट वरी एट ऑल, आप सब मेरे बहुत बड़े बैकबोन हो आप लोग, तो आप लोग तो वैसे भी, आई नो। हाँ मैं हूँ, ज्यादा तारीफ ना करो, पढ़ लो इधर आगे चुपचाप। ठीक है, अब सेकेंडली क्या था, सेकेंडली क्या, देखो नाम से कभी डरना नहीं है, नाम से कभी डरना नहीं है। जैसे कॉलोनियल आ गया, अब बच्चे सोचेंगे अरे ये क्या है मैम, ये क्या ये, देखो किसी चीज को ना आप देखो तोड़ना सीखो, तोड़ना सीखो। जैसे हम लोग हिंदी के अंदर पढ़ते थे ना हम लोग, वेट,
चीजों को ना तोड़ना सीखो। अब ऐसे नहीं कि देख लिया उस वर्ड से डर गए, नहीं, हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो, नहीं समझ में आए नेक्स्ट डे नोट डाउन करके रखो, अगले दिन पूछ लो, है ना। सो सेकेंडली क्या था, जो पॉलिसीज थी ना उसने फॉलो आउट करी थी किसके साथ, डेवलप कंट्रीज के साथ। और कुछ अच्छा एक बात बताओ, अब आप कुछ काम करते हो अगर उसमें लिमिटेशंस नहीं है तो क्या वो आपका काम ठीक होगा, क्या वो काम आपका अच्छे से होगा। जब हम किसी भी चीज में अगर लिमिटेशंस डाल देते हैं ना तो सामने वाला भी अलर्ट हो जाता है और आप भी अलर्ट हो जाते हैं, और आपको पता होता है कि हमें ये काम, हमें ये वर्क इस डेट तक और इस वे में इस तरीके से पूरा करना है ना। सो एलडीसीज क्या बताते हैं, वो बताते हैं कि ये फेल्ड हो जाती है अगर एडवांटेज जो आप स्प्रेड कर रहे हो मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर, तो वो कंटिन्यू रिमेन बैकवर्ड विद द एक्सपेंशन ऑफ जापान। अब जापान क्या था, जापान अपने आप में भाई बहुत अपने आप को बढ़िया समझता था, अरे कह रहा मेरे आगे आ जाओ, कौन आएगा, कोई आ जाएगा मेरे आगे, मतलब समझ रहे हो इसकी लैंग्वेज क्या बोलना चाह रहा है ये। कह रहा है अरे विकास के मामले में तो मैं हूं, मेरे को मत देखो, तुम अपना देखो, अपना चलो, तुम्हारा तुम्हारा बैकवर्ड कैसा रहा है, ठीक है। तो वो तभी उसी अकॉर्डिंग कंटिन्यू करता है। अब कंट्रीज का अपना अपना मामला है। देखो करंट डाटा भी मैं नहीं पढ़ा सकती क्योंकि एग्जाम में करंट डाटा आएगा जब पूरा आपको एकदम पढ़ाऊंगी। अब इस मंथ का बोलो मैम हमें पढ़ा दो, वो मैंने पढ़ाया है नहीं आपको, है ना, तो मुझे पता नहीं है। जब मैं आपको पूरा टोटली पढ़ाऊंगी तो वो चीजें अलग हो जाएंगी, है ना। इंटरनेशनल फ्लो ऑफ मैन गुड्स एंड कैपिटल, माइग्रेशन हो गया, क्यूमुलेटिव एंड इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन, ठीक है। अब माइग्रेशन करना हो गया, ठीक है। प्रवासन, जैसे 1840 के दशक के अंत से अंतरराष्ट्रीय प्रवासन की संचय और बढ़ती मात्रा और प्रथम विश्व युद्ध जारी रखने से आधुनिक आर्थिक विकास के पैटर्न पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, ठीक है। 1846 से 50 तक अंतरराष्ट्रीय प्रवासन 1 मिलियन से अधिक वार्षिक स्तर पर थे और बढ़कर 1 मिलियन तक पहुंच गए, ठीक है। 1906 और 15 में लगभग 1.5 मिलियन का क्या है, शिखर है ना, एक दूसरे से शिखर है मीन्स। अब फ्लो ऑफ गुड्स, अब गुड्स का फ्लो हो रहा है, मतलब फॉरेन कंट्रीज के अंदर जो ट्रेड कर रहे हो आप, वो डोमिनेंट कंपोनेंट आउटवर्ड एक्सपेंशन ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, मतलब भारी जो हो रहा है जो विदेशी वस्तु व्यापार कर रहे हैं अब तक भारी का सबसे प्रमुख घटक रहा है। विकसित देशों का विस्तार, इस संबंध में 2 रुझान देखे जाते हैं, ठीक है। फर्स्टली देखा जाएगा देयर इज अ हाई रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड ट्रेड बिटवीन द 1820 एंड 1913, ठीक है, मतलब ये डाटा लिख गया है। सो इसमें देखो हाई रेट ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड ट्रेड बिटवीन 1820 के बीच में था, बिटवीन 1820-30 के बीच में था, 50 से 60 के बीच में था, 1850 और 60 के बीच में था, 1880-1819 के बीच में था। द रेट ऑफ ग्रोथ वाज 50% पर डिकेड एंड अबाउट 37% पर डिकेड बिटवीन इतने से इतने ईयर के बीच में था, राइट। सेकेंड, द शेयर ऑफ द फ्यू डेवलप्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड फॉरेन ट्रेड हैज बीन हाई बिटवीन 1820s में हुआ था और 1930 में हुआ था, जो फॉरेन ट्रेड जो सबसे ज्यादा हुआ था। और नॉर्थ वेस्ट यूरोप और यूनाइटेड स्टेट में अगर देखा जाए तो इतना हुआ था। और सेकंड थर्ड अगर हुआ था तो वो किस में हुआ था, इसमें आपका 80 और 90 में हुआ था। Some country, Canada, आपका Australia, it was roughly 2/3 between 1881, 85 and 1913, but their share declined significantly था, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद क्या था, फ्लो ऑफ कैपिटल, इंटरनेशनल फ्लो क्या होता है, ठीक है, पूंजी का प्रभाव। विदेशी पूंजी निवेश का अंतरराष्ट्रीय प्रभाव दूसरे से तेजी से बढ़ा 19वीं शताब्दी से प्रथम विश्व युद्ध तक का 1/4 हिस्सा होता। पूंजी के 3 प्रमुख निर्यातकों के लिए ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी देखा जाता है। 1874-1914 की अवधि के लिए पूंजी क्या वही मतलब इतने औसत के बिलियन के बीच के अंदर होता है, मतलब पर ईयर के अकॉर्डिंग ये होता है।